हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट, जो कि पॉलिटी सेगमेंट किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी प्रेसिडेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने भाग देखने को मिलते हैं। टोटल 22 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस 22 पार्ट में से पार्ट 5 की आज हम बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 5 में क्या है? द यूनियन अर्थात संघ। तो संघ के अंतर्गत पार्ट 5 में हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका और विधायिका। पार्ट 5 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या क्या है, तो पार्ट 1 में संघ एवं इसका कार्यक्षेत्र अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 की अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। पार्ट 4 की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी। पार्ट 4A की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य। और पार्ट 5 संघ की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हम पढ़ेंगे। अब संघ की कार्यपालिका को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संघ की कार्यपालिका में आता कौन कौन है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी आपको देखने को मिलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत। ठीक, ये कार्यपालिका। अब मैं बात करूंगा कि राष्ट्रपति से संबंधित इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित जो एक इनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं वो आर्टिकल आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक। ठीक है, इनमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद की क्या योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय के अंदर भरा जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें बताई गई हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है। ठीक है, और भी आपातकालीन शक्तियां क्या हैं। ठीक है, तो और भी जितने प्रकार की शक्तियां हैं, जहां जहां इसका इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 52 की अगर बात की है तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसकी जो बात की जाती है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वरीयता सूची में भारत का एक प्रथम नागरिक कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि संवैधानिक प्रमुख। इसके साथ कहा जाता है कि ये क्या है? नॉमिनल हेड होती है, यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा रियल में पावर नहीं होती है, बट जो भी काम किए जाते हैं इन्हीं के नाम से किए जाते हैं। रियल पावर बताई जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? नॉमिनल हेड। ठीक है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। बात करेंगे आर्टिकल 53। देखिए, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 53 में। अब ये सारे आर्टिकल एक एक करके याद होंगे। कैसे याद होंगे? इन्हें जब हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 54 की अगर बात की जाए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा। आर्टिकल 54 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 55 क्या पद्धति रहेगी इलेक्शन कराने की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे एकल
संक्रमणी मत पद्धति, ठीक है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बात की जाए अगर आर्टिकल 56 की, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्या पदावधि रहेगी, ठीक है। बात की जाए आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो आर्टिकल 57 में हम देखेंगे। आर्टिकल 58 की अगर बात करें तो इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक। आर्टिकल 58, 59 क्या कहता है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या शर्तें हैं, आर्टिकल 59 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। आर्टिकल अगर 60 की बात करूं, ओथ और अफर्मेशन, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाएगा, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लिया जाएगा, आर्टिकल 60 के अंतर्गत, ठीक है। बात करेंगे आर्टिकल 61 के अंतर्गत आपको इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लेके आया जाता है महाभियोग, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। आर्टिकल 62 की अगर बात करें तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितना समय अंतराल के, कितने समयावधि के अंतर राष्ट्रपति का पुनः चुनाव करा लिया जाएगा, वो बात की गई है आर्टिकल 62 के अंतर्गत, ठीक है। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ये हिंदी में मैंने स्लाइड आपके सामने उपस्थित की है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं अर्थात क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मूलभूत योग्यता तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अगर मैं मूलभूत योग्यता की बात करूं तो सबसे पहले तो भाई उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन उठता है, देखिए नागरिकता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं नागरिकता की, तो नागरिकता हमें जो देखने को मिलती है 2 प्रकार की। अगर मैं बात करूं इधर नागरिकता की, देखिए एक नागरिकता होती है जन्मजात, अगर बात की जाए बाई बर्थ, और एक होती है देशीकृत, देशीकृत नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर जन्मजात का मैं एग्जांपल लूं, जैसे जन्मजात का अगर एग्जांपल लूं मोदी जी, नरेंद्र मोदी। देशीकृत का अगर एग्जांपल लूं तो आपका सोनिया गांधी, ठीक है। अब भारत का नागरिक होने के लिए कौन सी प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए, तो दोनों में से कोई भी प्रकार की नागरिकता हो चलेगा, ठीक है। कोई भी प्रकार की नागरिकता हो चलेगा, यानी कि या वो क्या हो, जन्मजात हो या देशीकृत हो, दोनों में से किसी भी प्रकार की नागरिकता हो, कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यही अगर मैं बात करूं अमेरिका के संविधान में, तो अमेरिका के संविधान में प्रावधान है वहां केवल जन्मजात नागरिक ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। भले लोकसभा का सदस्य न हो बट योग्यता रखता हो लोकसभा का सदस्य बनने की। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, कदाचार साबित ना हुए हो, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा वह कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, वह कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ के पद से तात्पर्य है कि वह किसी ऐसी सेवा में न हो जहां से सरकारी पैसा आता हो, यानी कि सरकारी वेतन प्राप्त करता हो, ऐसी किसी भी सेवा में वह नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी सेवा प्राप्त करता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा, तत्पश्चात ही वह चुनाव लड़ पाएगा। ठीक, तो वह कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लाभ के पद के भी कुछ अपवाद है। लाभ के पद के अपवाद एक तो खुद कौन है, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा कोई भी मंत्री हो। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्टली का भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, वैसे ही अगर वह पहले एमपी या एमएलए रहा हो तो उसका पद एमपी एमएलए के रूप में क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एमपी एमएलए का भी क्या है, एक अपवाद है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी एमएलए या कोई मंत्री क्या है, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। ये पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर बात की जाए तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे अगर मैं डिप्टी कलेक्टर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करूं, ठीक है, एसपी की बात करूं, तो इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। ये अपवाद की श्रेणी में नहीं आते। तो ये सारी हमने क्या देखी, योग्यताएं देखी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टर्म की, कार्यकाल की। तो टर्म देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें बेसिक चीजें जो होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। ठीक, तो टर्म, कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल की पदावधि 5 वर्ष। ठीक है, कितनी है, 5 वर्ष। लेकिन री इलेक्टेड हो सकता है, लेकिन पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अब पुनः निर्वाचित कितने टाइम हो सकता है, असीमित, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका के संविधान से, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहां केवल 2 बार चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि अमेरिका के मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बट वहां संशोधन करके कार्यकाल 2 बार किया गया। यहाँ पर कई बार आप लड़ सकते हैं। ठीक, अब सैलरी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, वेतन शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया राष्ट्रपति से संबंधित। तो क्या वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 59 में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होगा वह वेतन भारत की संसद के द्वारा नियम और कानून बना करके पारित किया जाएगा। ठीक है, और भारत की संसद के द्वारा जो नियम बनाया गया है 1951, जिसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं, उसके अंतर्गत अभी जो वेतन मिलता है वह कितना है, वेतन 5 लाख। 5 लाख वेतन जो मिलता है इन्हें कैसा मिलता है, टैक्स फ्री वेतन होता है, उस पर इन्हें भुगतान नहीं देना होता, टैक्स फ्री। और ये जो वेतन मिलता है इन्हें, वो भारत की संचित निधि के द्वारा इन्हें दिया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने देखी। आइए बात करेंगे हम निर्वाचन की। निर्वाचन, ठीक है, तो निर्वाचन के लिए क्या क्या प्रावधान है। देखिए, निर्वाचन के लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। निर्वाचक मंडल, उस निर्वाचक मंडल में आता कौन कौन है, तो निर्वाचक मंडल की बात की निर्वाचन, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा। तो देखिए, इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर,
कैसे मेंबर? इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर को इसमें जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो कैसे मेंबर होने चाहिए? इलेक्टेड। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हैं अभी? इलेक्टेड मेंबर 233 प्लस 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल कौन वोट डाल पाएगा? 233। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसे अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में जैसे एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। ठीक है, तो वो भी वोट नहीं डाल सकते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही वोट डाल पाएंगे। ठीक है, तीसरा, सभी राज्यों की विधानसभा, विधानसभा की बात कर रहा हूं, नॉट विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के। और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके सदस्य वोट डाल सकते हैं। ठीक है, सदस्य का मतलब विधायक। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है और जिनमें विधानसभा है, शासित प्रदेश कौन सी वाली? विधानसभा वाली। इनके सदस्य वोट डाल सकेंगे। ठीक, अच्छा, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 1 गिना जाएगा। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य क्या गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। अब इसमें जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, इनके मत की वैल्यू और जो एमएलए होते हैं इनके मत की वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। वो भिन्न भिन्न कैसे होती है? तो उसका एक